मोदी सरकार और केजरीवाल की सरकार के बीच में जो राजनीति चल रही है, जिसका शिकार दिल्ली का गरीब से गरीब मजदूर हो रहा है। रिक्शा वाला, डोमेस्टिक वर्कर, घरेलू कामगार, रेक पिकर्स, इन तमाम लोगों को शिकार बनाया जा रहा है, इनकी बस्तियों को तोड़ा जा रहा है, इनका रोजगार छीना जा रहा है। इन दोनों के मजले में गरीब को किस प्रकार से रथ के पहिए के नीचे कुचला जा रहा है। कहा जा रहा है कि राम आएंगे, गरीबों के राम अयोध्या में आए, लोगों ने बहुत अपनी वाहवाही लूट ली, पर उनका लाइसेंस ज्यादा दिन तक नहीं चला। ये जो गणितीय इनकी कैलकुलेशन है, इसको तोड़ तोड़ के अगर देखोगे तो पता लगेगा गरीबी जो है वो आंकड़ा बड़ा है, गरीबों की संख्या बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, और ये दिखा रहे हैं कि गरीबी कम हो रही है। अब चुनाव का माहौल आया है, अब ये जो देखो किस प्रकार से ऊंट जो है पर्वत के नीचे आता है, ये आएंगे गरीबों के पास में, गरीब भी इनको जवाब देंगे, छोड़ेंगे नहीं। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। हम लोग मांग करें कि जिन लोगों के घर तोड़ दिए, उन लोगों को एक दिन के हिसाब से एक परिवार को 1000 रुपया जो कंपनसेशन देना चाहिए। ऐसे कैसे बिना पुनर्वास के तोड़ दिए। दिल्ली शहर के अंदर जहाँ 675 बस्तियां हैं, स्लम्स को ड्यूसिप ने आइडेंटिफाई करके रखा है। अभी जिन बस्तियों को आइडेंटिफाई नहीं किया है, केंद्र की सरकार क्यों नहीं राज्य की सरकार को नोटिस देती। बाकी तो अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए केंद्र की सरकार रोज पुलिस और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उसको, सीबीआई वगैरह, आईडी वाईडी सब भेज रही है। अब क्या हो गया है, क्यों नहीं ड्यूसिप की इन तमाम बस्तियों को जिनको उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया, एक नोटिस भेज के पूछना चाहिए दिल्ली की सरकार को। ये जो काम की बातें हैं ना, ये केंद्र की सरकार कर पा रही है। और सबसे बड़ा सवाल है केंद्र और दिल्ली की सरकार, सीधा सीधा कहें मोदी सरकार और केजरीवाल की सरकार के बीच में जो राजनीति चल रही है, जिसका शिकार दिल्ली का गरीब से गरीब मजदूर हो रहा है। रिक्शा वाला, डोमेस्टिक वर्कर, घरेलू कामगार, रेक पिकर्स, इन तमाम लोगों को शिकार बनाया जा रहा है, इनकी बस्तियों को तोड़ा जा रहा है, इनका रोजगार छीना जा रहा है, जिसका आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों नहीं, जब दिल्ली की सरकार कोर्ट के अंदर तुगलकाबाद के मामले में कह रही है कि हम पुनर्वास करेंगे, तो जमीन क्यों नहीं दे देती कि केंद्र की सरकार, तो पता तो लग जाए कि दिल्ली की सरकार जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही है सच है या गलत है। अब हम दिल्ली की सरकार को पकड़े कैसे, क्योंकि वो कहती है कि जमीन केंद्र से लेके आओ, घर हम बना देंगे। इन दोनों के मजले में गरीब को किस प्रकार से रथ के पहिए के नीचे कुचला जा रहा है। कहा जा रहा है कि राम आएंगे, गरीबों के राम अयोध्या में आए, लोगों ने बहुत अपनी वाहवाही लूट ली, पर उनका लाइसेंस ज्यादा दिन तक नहीं चला। अरे असली राम तो हमारे घरों में बैठा हुआ है, जिनके मंदिर को तुम लोगों ने बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। आज हम गरीब लोगों के लिए कहां पर राम और कहां कृष्ण, कहां अल्लाह है, कोई कुछ नहीं। गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, केवल अमीरों के लिए पूजा की व्यवस्था, उनके लिए, हमारे खाने के लिए रोटी के टुकड़े नहीं। हम भला कहां से पकवान लगाकर भोग लगा ले। सवाल खड़ा हो रहा है, गरीब के लिए व्यवस्था सरकार क्या बना रही है। अमीरों के लिए, पूंजीपतियों के लिए हाथ मिलाकर तो वाहवाही पूरे देश में लूटी जा रही है। आज जंतर मंतर पर अमीर नहीं आया, जंतर मंतर पर गरीब आया, जिसका घर टूटा, रोटी का टुकड़ा जिसके हाथ में नहीं है। सुबह से हम लोग भूखे बैठे हुए, इधर जांच करवा ली जाए हमारी, हमने पानी के अलावा अगर कुछ खाया पिया हो तो। अगर गरीबी लगातार बढ़ रही है, फिर गरीबी का आंकड़ा जो कम होता है वो नजर आ रहा है। देखिए, गरीबी जो कह रहे हैं कि आंकड़ा बढ़ रहा है, तो यही तो पॉलिटिक्स और ये साजिश जो सरकार रच रही है। हरियाणा के अंदर आप समझ लो किस प्रकार से राशन कार्ड कैंसिल हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर राशन कार्ड कैंसिल क्यों हो रहे हैं। रातों रात एक गरीब झुग्गी के अंदर रहने वाला अंबालाल अंबानी कैसे बन गया, दूसरे दिन में उसके राशन कार्ड को कैंसिल कर दिया गया, ये कहते हुए कि वो अंबालाल, उसकी फैमिली का इनकम ज्यादा हो रहा है। कि कैसे ज्यादा हो रहा है, उसके बेटे को भी ले लिया, उसकी बहू को भी ले लिया, उसकी पत्नी को भी ले लिया, और उनको पूछा कितना कितना कमाते हो। उन्होंने बोला साहब कि हम लोग कोई 3000, कोई 4000, उन सब की इनकम को उन्होंने जोड़ लिया। वो इनकम जोड़ने के बाद वो रहते तो अलग अलग है, वो अलग अलग झुग्गियों में, उनकी इनकम को क्यों जोड़ा, क्योंकि राशन कार्ड एक होता है। जब इनकम जुड़ती है तो राशन कार्ड कट गया, क्योंकि वो 1 लाख से ऊपर वाले कैटेगरी में चला गया। तो ये जो गरीबी का जो आंकड़ा आप कह रहे हैं कि ये बढ़ रहा है, ये सरासर साजिश है, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और ये जो गणितीय इनकी कैलकुलेशन है, इसको तोड़ तोड़ के अगर देखोगे तो पता लगेगा कि गरीबी जो है वो आंकड़ा बड़ा है। आंकड़ा आप सोच रहे गरीबी घटी है, आंकड़ा घट रहा है सर। गरीबों की संख्या बढ़ रही है। अब वो आंकड़ा आप जो भी मान लो उसको, गरीबों की संख्या बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, और ये दिखा रहे हैं कि गरीबी कम हो रही है। तो ये आंकड़ा सरासर गलत है। 25 करोड़ बता रहे हैं, लेकिन आज तक गरीबी रेखा का निर्धारण ही नहीं कर पाए। किस आधार पे वो बता रहे हैं कि 25 करोड़ को हमने
गरीबी रेखा से बाहर कर। इन्होंने पैरामीटर्स अलग बनाए। तो हाँ, ये जो कह रहे हैं ना एकदम सही कि पैरा इन्होंने किस प्रकार से कैलकुलेशन की है कि वो कैसे कैसे गरीबी की निर्धारण को करते। यही देश की सरकारें मोबाइलें बांटती है। अरे इनके चोचलेबाजी तो देख लो, एक हाथ पे मोबाइल बांटेंगे, दूसरे हाथ पे लैपटॉप बांटेंगे। 80 करोड़ लोगों को तो राशन कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं। 80 करोड़ लोग जो राशन पे जिंदा हैं, वो तो गरीब ही होते हैं। वो गरीब होते हैं। उसके बाद 25 करोड़ और लोगों को कहाँ से निकाला है? हाँ, वही कि जो 80 करोड़ कह रहे हैं कि राशन पे जिंदा है और वो 80 करोड़ तो गरीब है, तभी ना आप राशन तो दे ही रहे। पर सवाल क्या है? सवाल मैं ये कह रहा हूँ, आपने उसको लैपटॉप दे दिया, आपने कहीं किसी को एक मोबाइल दे दिया और फिर उसके घर पे आप सर्वे करने जा रहे हैं। आपके पास क्या है कि लैपटॉप है, ले आजा बेटा, तू गरीबी रेखा से नीचे है, नहीं है, तू ऊपर आ गया है, और ले ले तेरा लैपटॉप वापस। या खाना खाने के लिए हमारे भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही है, तुम्हारा जो 2013 का कानून है वो धूल चाट रहा है, यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, और तुम अभी तो और हमारे राशन कार्ड तुम हमसे और छीन रहे। ये ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि देश में हम लोगों को अभी जो तिल तिल कर मार रहे, ये पूरा जान से मारने पे तुले हुए हैं। हमको सब लोगों को एकता करनी पड़ेगी और इनको जवाब देना पड़ेगा। अब चुनाव का माहौल आया है, अब ये जो देखो किस प्रकार से ऊंट जो है पर्वत के नीचे आता है, ये आएंगे गरीबों के पास में, गरीब भी इनको जवाब देंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये तो आप समझ सकते हैं कि मजबूत है या किस प्रकार के हाथों में है, कमजोर हाथों में है, जो अपने मेहनतकश मजदूर की रक्षा नहीं कर पा रहा है, वो कैसे मजबूत हाथों में होगा? वो अडानी और अंबानी के लिए मजबूत हाथों में है। एक गरीब इस समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति के लिए देखा जाए तो ये कोई मजबूत हाथों में नहीं है, ये एकदम निठल्ले लोगों के हाथों में। पर राम राज्य आ गया, कह रहे हैं कि अब राम राज्य है तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा देश में। देखिए, राम राज्य की अगर आप बात करेंगे तो समय कभी वापस नहीं आता, गुजरा हुआ कल कभी वापस नहीं आएगा। तो ये तो भोले भाले लोगों को ठगने वाली बात है, क्योंकि राम थे, हैं, हमारे पूर्वज हैं, किसी जमाने में थे, अब चले गए, अब वापस कैसे आएंगे? क्या आपका गुजरा हुआ कल वापस आ सकता है? तो राम कैसे आ जाएंगे? हाँ, राम जी का मंदिर बना है, अच्छी बात है, विरोध नहीं है, स्मारक बनना चाहिए, लेकिन भोले भाले लोगों को आडंबर में फंसा देना। पकड़ के लाए ना राम को, मोदी जी उंगली पकड़ के लाए राम को, तो मोदी जी राम को उंगली पकड़ के लाएंगे या राम मोदी जी को लेके आए? अब ये समझने वाली जो भगवान है उसको कोई उंगली पकड़ के ला सकता है? ये तो सवाल ही सर गलत है। बच्चा बोलेगा कि ये गलत है। बच्चा 2030 तक 5 ट्रिलियन पार कर जाएगी अर्थव्यवस्था। क्या ट्रिलियन पार कर? यहाँ तो 3 ट्रिलियन अपना जेब में 3 रुपया नहीं है, ट्रिलियन पार कर जाएगी। 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन दे रहे हो और ट्रिलियन की बात कर रहे हो। कहाँ गया आपका? कहाँ गया ये छोटे छोटे जो हम लोग बच्चे लेके घर में झुग्गियों में पड़े हुए हैं, आप ट्रिलियन की बात कर रहे हो? आवास भी तो दे रहे हैं मोदी जी, केंद्र बढ़ा दिया आवास, सब और लोगों को मिलेगा आवास। क्या आवाज क्या बढ़ा दिया? जब हम लोग को घर तोड़ के भगा रहे हो, 10 तारीख को भगा रहे थे लड़ने के लिए, हम लोग यहाँ आ रहे हैं, आवाज किस बात की? तो हम देखेंगे कि ये कह रहे हैं विकसित भारत, अभी एक नया प्रोपेगेंडा छेड़ा है। मुझे लगता नहीं कि इनको शायद विकसित भारत का जो पैरामीटर्स है वो क्या होना चाहिए, विकसित देश के पैरामीटर्स क्या होते हैं? यही भारत की जनसंख्या 140 करोड़ और जमीन कितनी है इनके पास? अमेरिका की जनसंख्या 30-32 करोड़ या 35 करोड़ होगी, उनके पास जमीन कितनी है? चीन की जनसंख्या लगभग 140 करोड़, उनके पास जमीन कितनी है? रूस की जनसंख्या और रूस के पास जमीन कितनी है? तो विकसित होने के कुछ पैरामीटर्स हैं भी। अस्पतालों में आप देखेंगे, लोग कहते थे पहले कि भाई सरकारी अस्पताल और सुलभ शौचालय एक जैसे होते हैं, हालांकि मैं सहमत नहीं हूँ, थोड़ा सा अंतर होता है। बाकी आप देखेंगे तो सफाई के मामले में दोनों एक जैसा है, कुछ ही अस्पतालों को छोड़ दो। तो विकसित का मतलब ये है कि एक गरीब आदमी अगर इलाज कराने जा रहा है तो इलाज की वजह से वो मरे ना, कोई भूख से ना मरे। तो विकसित भारत का तो इनका एक प्रोपेगेंडा है। रही बात घरों की, उसको मानता कौन है? कोरोना के टाइम पे सबने देखा, कौन प्रधानमंत्री की योजना है, हम बिना पैसे कुछ करेंगे नहीं। तो ये सोचने वाली बात है। अगर आप आवास की बात करोगे तो आवास भी तो होने चाहिए विकसित बनाने के लिए, आवास कहाँ है? मोदी जी का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? 10 साल में उन्होंने वो काम कर दिखाया जो 70 साल में कांग्रेस नहीं करके दिखाया। नहीं, एक काम किया है कि बाहरी हमले नहीं हुए, मैं सहमत हूँ, उसका विरोध नहीं है। उसके अलावा बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ योजनाओं के नाम बदले गए। पहले आधार का विरोध करते थे, फिर आधार आ गया। पहले कहते थे कि हम जीएसटी का विरोध, कांग्रेस लेके आने वाली थी, जीएसटी का विरोध किया, फिर जीएसटी लगा दिया। तो बस लोगों जो योजनाएं हैं उनका नाम बदल के, जैसे भेष बदल के आते हैं ना, बहरूपीय वाला सीन, और कुछ भी नहीं। बाकी हाँ, सुरक्षा मिली है, हाँ, नागरिकों पर बाहरी हमले नहीं हुए, इस बात से मैं सहमत हूँ, ये काम जरूर उन्होंने अच्छा किया। बाकी भ्रष्टाचार है, पूरा है।
हाँ, तो इसीलिए तो कहा जा रहा है देश में अमृतकाल चल रहा है, सिर्फ नाराजगी। नहीं, ये मित्रकाल को अमृतकाल कहा जाता है, सोचने वाली बात है। आपातकाल को अमृतकाल आप कह रहे हो। ठग ठग पुरुष को कहते हो आप युग पुरुष, ठग सेवक को कहते हो स्वयं सेवक। ये तो आपकी चोचलेबाजी किसको है। नाम दे रहे हैं आप स्वयं से? आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। आपकी नजर में कौन है? नहीं भाई, जो ठग की सेवा करे वो ठग सेवक। ठग कौन है? ये राजनीति वाले जो नेता हैं, वो क्या ठगी नहीं कर रहे? आप मुझे बताइए, बीजेपी का कोई भी नेता कोई ऐसा है जो रोडपति है? जो रोडपति था लेकिन जब से इनके साथ आया करोड़पति हो गया, तो वो ठग है ना। और उसकी जो सेवा करने वाला है अच्छा, अंतिम वो सवाल ठग सेवक है, जो आरएसएस के लोग कहते हैं। अंतिम सवाल है, 24 में क्या करने वाले हैं आप लोग? चुनाव करेंगे? 24 में ये जाने वाले हैं मोदी जी। और मुझे लगता है, अब मैं एक चीज और सोचता हूँ, जब सारी चीजें आप सोचते हैं ना, तो समझ आता है कि 75 साल हो गए, 76 साल हो गए आजादी को, आखिर बदला क्या? पर 400 पार क्यों कह रहे हैं फिर? वो तो एक लोगों के दिमाग में डालने वाली चीज है। जैसे राम का डाल दिया, लोगों के राम के नाम पे बस एक चश्मा चढ़ा दिया, वैसे ही 400 पार चश्मा चढ़ा दिया। अगर 400 पार कर रहे हो तो यूपी में आपको जयंत चौधरी की क्या जरूरत, बिहार में आपको नीतीश कुमार की क्या जरूरत? अगर आप जीतने के लिए ही आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे, तो आप उनको क्यों लेके आ रहे हैं? मोदी जी को 400 पार नहीं करने देंगे? 400 पार नहीं, आप सवाल ही गलत कर रहे हैं। आप ये पूछिए कि ये जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। 400 पार अगर उनको पता है कि हम जीत रहे हैं, तो उनको क्या जरूरत जयंत चौधरी के पास जाने की? उनको ये पता हो, अभी आपको पता हो कि आपके पास सब कुछ है, आपको नौकरी करने की जरूरत पड़ेगी? आपके पास पैसा है, आपको नौकरी करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना। नौकरी क्यों करोगे? क्योंकि वो पैसा बना रहे और आपके खर्चे चलते रहे आपके। तो जो 400 पार है ना, वो तो एक जुमला है। इनको अपनी कुर्सी बचाने के लाले पड़ रहे हैं। इस बार ये जाने वाले और नए लोग आए, मैं ये उम्मीद करता हूँ, बिल्कुल नए लोग। क्यों उम्मीद करते हैं? विपक्ष भी तो ऐसी खस्ता हाल है। विपक्ष, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन विपक्ष में भी अच्छे नेता हैं और सरकार के साथ हैं, उसमें भी कुछ अच्छे नेता हैं। मैं विरोध पूरा नहीं करता। कुछ लोग हैं जो बस अपनी जेबें और अपने स्वार्थ के लिए स्वार्थ नीति कर रहे हैं।